नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज में। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी आप कन्नौज से लौट रहे हैं, काफी दौरा चल रहा है आपका। हाँ, अभी कन्नौज में आज अनुसूचित जाति मोर्चा का बड़ा एक सम्मेलन था जी, उसमें संबोधन करने के लिए गया। जब से मैंने देखा है, जब से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पद संभाला है, सक्रियता बहुत बढ़ गई है। देख के लगता है देश में और प्रदेश में जिस तरह से आप लगातार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो और बढ़ा है। अनुसूचित जाति के लोगों को आपने काफी गिने चुने तो नहीं, बहुत से चिन्हित लोगों को आपने अपने टीम में शामिल किया है। उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की राह बहुत कठिन है। दलित वोटों पे सबका कब्जा नहीं है। क्या स्ट्रेटजी है आपकी? किस तरह से आप लुभाएंगे उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों को? मैं दलित लोगों पे कब्जा नहीं करना, उनका दिल जीतना है, उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास पैदा करना है। जो हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, कम्युनिस्ट ने कहीं ना कहीं तोड़ दी। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 47 से लेकर अभी तक 73 वर्षों में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में भी सपा, बसपा और कांग्रेस की मिला दे तो लंबे समय तक सरकारें रही। गरीब वहीं खड़ा रहा, दलित वहीं खड़ा रहा, बल्कि इन्होंने व्यवस्थाएं नहीं दी, इन्होंने अपराधीकरण दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया, इन्होंने डकैतों को संरक्षण दिया, इन्होंने विकास को रोका, इन्होंने षड्यंत्र किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अनुसूचित जाति को श्रद्धा से देखता है। और इसलिए हमारे यहाँ मंत्र है अंत्योदय। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पीछे खड़ा है, उसको भी बराबरी पे लाना है। यही भारत का संविधान कहता है। मौलिक अधिकार, उनको शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से अवसर की समानता देना, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम कब्जा नहीं करना चाहते। उनका ईमानदारी से उत्थान, विकास, सम्मान और श्रद्धा विश्वास करना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है सम्मान देने के बाद। मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह लगता है। षड्यंत्र कभी विजयी प्राप्त नहीं करते हैं, असत्य सदैव हारता है। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे कालखंड तक नीचे संगठन नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी का मतदान केंद्र पर पूरे देश में संगठन है, सरकारें हैं। सरकारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास और जिन्हें वो अपना भगवान व महापुरुष मानते, उनका सम्मान, उनके स्मृतियों से जुड़े हुए स्थानों को सम्मान करना और राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा करना। इसके कारण कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति में एक विश्वास की किरण पैदा हुई है कि हमारा उत्थान और विकास कोई कर सकता है और सम्मान दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मैं उदाहरण के रूप में कई चीज़ बताता हूँ। नंबर 1, आज़ादी में पहली बार 12 मंत्री SC के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती, अभी तक नहीं बनी। राज्यपाल सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बनाती है। बाबा साहब मंत्री पे लेकिन लगता है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो 5 तीर्थ स्थल है, एक भी कांग्रेस नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी बनाकर तैयार करती है। एक परिवार अपने परिवार के नाम से ही बड़े बड़े स्मारक बनाती थी, बड़े बड़े भवनों के नाम रखती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध को भी स्थान दिया है, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा है। और इसलिए हम कहीं ना कहीं दिल जीत रहे हैं। हमारे लिए अनुसूचित जाति नारा नहीं, विकास श्रद्धा का केंद्र है। कितनी सीटें लगभग आपके अनुसार भाजपा की? मुझे लगता है पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, वोट आदमी को विकास, कल्याण के कारण मिलता है। उत्तर प्रदेश में डकैत समस्या समाप्त हो गई, अपराधीकरण पर अंकुश लगा है, दंगे बंद हो गए हैं, विकास की गंगा बह रही है। एक विश्वास, श्रद्धा सरकार के प्रति पैदा हुआ है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि योगी और मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि 350 को भी अब की बार पार करें। 350 पार करें। चलिए, हमारे साथ बहुत ही कद्दावर नेता और
वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों में अपनी राय रखने वाले और सम्मानित मीडिया पैनलिस्ट अनुभव भैया जी भी हैं। अनुभव भैया जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद। अभी आपने भाजपा ज्वाइन करी है, क्या वजह रही कि मतलब बसपा से आप हटे, इसके बाद सीधे जाके भाजपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस मिशन और जिस विचारधारा के साथ हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन करी थी, और पिछले 17 वर्षों तक लगातार हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, वो पार्टी कहीं ना कहीं से बाबा साहब के विचारधारा से विलग होती हुई हम लोगों को प्रतीत हुई। और येन केन प्रकारेण पार्टी में कैसे अपने परिवार के लोगों को स्थापित किया जाए, उसके लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। उसको दलितों की समस्या से, अनुसूचित जाति के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं रहता है। इससे क्षुब्ध होकर मैंने पार्टी छोड़ने का काम किया, और पार्टी छोड़ के किस पार्टी को चुना जाए इस पर बड़ा मंथन किया। और मंथन करने के बाद जब मैंने उसको एनालिसिस करा, विश्लेषण करा, तो मैंने पाया कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसके लोकसभा सांसद ने लोकसभा के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल को फाड़ने का काम करा था। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी है जिसकी पिछली सरकारों में गांव देहातों में, शहरों में सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी है जिसके शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया सब उठा के चलते थे, और दलित और पिछड़े और गरीब लोग वो अपनी ज़मीनों को बचाने में असमर्थ पाए जाते थे। एक हमारे लिए विकल्प वो था। दूसरा विकल्प हमारे पास वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें केंद्र में आदरणीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। और आपने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST एक्ट में संशोधन करने का काम किया था, छेड़छाड़ करने का काम किया था, इसी मोदी सरकार ने उसमें संसद में बिल लाकर SC/ST एक्ट को ना सिर्फ उसी स्थिति को बरकरार रखा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात की जाए, तो योगी सरकार के अंदर अगर दलितों के घर जलाने का काम किसी ने करा, उस पर त्वरित कार्रवाई करके रासपा जैसे कठोर धाराएं लगाने का काम इसी योगी सरकार ने किया। इन सब बातों को एनालिसिस करने के बाद तब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का अगर कोई काम कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला जाता है और कई नेता अक्सर वक्तव्य अपने देते रहते हैं कि नहीं, हम जिस अभी आप मौलिक अधिकारों की जो बात कर रहे थे, हम संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान को बदल दिया जाएगा। और आप हमेशा दलित चिंतक के रूप में रहे हैं, दलितों को उत्थान के हमेशा आप चिंतक रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ऐसी पार्टी में आप गए हैं कि जहाँ पर संविधान बदलने की बात हो रही हो, आपने उन्हीं के साथ बैठे हैं? किसी के बारे में पूर्वाग्रह रखना या धारणाएं बनाना या डर पैदा करना, जैसे मुसलमानों के अंदर डर पैदा बनाया जाता है कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि विपक्षी दल है वो इस तरीके के दुष्प्रचार करते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार ही कार्य करने का काम करती है, और जितना ज़्यादा बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, उतना किसी और राजनीतिक दल ने नहीं करा है। ये एक सच्चाई है। विपक्षी दल इस तरीके की धारणाएं बनाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार होता है समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसमें मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। 2 घटनाएं बड़ा चर्चित उत्तर प्रदेश की राजनीति हुई। एक आगरा के अंदर वाल्मीकि समाज की 8 साल की बच्ची, उसने एक हलवाई की दुकान से मिठाई ली, और इसके एवज में वहाँ पर उसके साथ मारपीट करी गई। आगरा के अंदर कपड़े फाड़ने का काम किया गया। तत्कालीन DGP जो 2013 में थे, उनको फ़ोन करा मैंने, और उस हलवाई को बंद कराने का काम किया। दूसरी घटना मैनपुरी के अंदर घटित होती है। उसमें भी वाल्मीकि समाज की बच्ची होली के पर्व के अवसर पर घोसी समाज के चट्टे से उपले बनाने के लिए बाल्टी में गोबर ले जा रही थी। वहाँ के मुस्लिमों ने इस बात का विरोध करा, उसके साथ मारपीट करी, कपड़े भी फाड़ दिए। फिर मैंने जब ये घटना वायरल हुई, फिर DGP से बात करी। DGP ने तत्कालीन कप्तान से फ़ोन करा, और वहाँ से पलट के ये जवाब आया कि भाई साहब, उसमें जो पैरवी कर रहे थे मुसलमान बहुसंख्यक थे वहाँ पे, उन्होंने थाना भी घेर रखा था, उसके पैरोकारी करने का काम जो कर रहे थे, उनका नाम आप जानेंगे तो आपको हैरत होगी। उनका नाम था अर्जेंट सिंह यादव, और वो मुलायम सिंह के समधी थे।
एसएसपी ने हाथ खड़े कर दिए, भाई साहब इसमें कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने मुस्लिम पक्ष है। जहाँ पर एक वैश्य समाज का व्यक्ति था वहाँ तो कार्रवाई करने में मैं कामयाब हो गया, लेकिन मुस्लिम जहाँ आते हैं सामने वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकारों में किसी की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अगर दलितों को हित के बारे में सोचना है, उनके लिए वाकई में कुछ करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार चले, इससे बेहतर दलितों के लिए कुछ नहीं। और इसी वजह से निस्वार्थ भाव से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करा है। ना टिकट की कोई इच्छा, ना पद की कोई इच्छा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा शंका की जाती कि संविधान खत्म, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा आपने प्रश्न किया। लगभग 82 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस ने कर दिए हिंदुस्तान में, कभी संविधान खत्म नहीं हुआ। एक देश एक संविधान होना चाहिए, 370 लगा दी कश्मीर में, जिसके कारण वहाँ के SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण नहीं मिला, तब उनका संविधान खत्म नहीं हुआ। और हमने 370 हटाकर दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों के लिए आरक्षण का रास्ता खोल दिया, चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया। तो संविधान हमने बचाया कि संविधान उनने खत्म किया? 1975 में संविधान की हत्या कांग्रेस ने की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब आर्थिक दृष्टि से कोई संकट पैदा हो, जब बाहरी आंतरिक कोई आक्रमण हो, ऐसे कुछ संकट पैदा हो जिससे देश की अस्मिता को खतरा हो, तब आपातकाल लगाया जाता है। कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ शून्य कर दिया चुनाव। उनने अपनी सत्ता बचाने के लिए कहीं ना कहीं संविधान का भी गला घोटने का काम किया है, न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के अधिकारों की हत्या की। तो कुल मिलाकर संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्रकारों से कहते हैं कि मेरा देश संविधान के अनुसार चलेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पत्रकार पूछते हैं कि आपकी कार्यप्रणाली के अंदर क्या होगा, कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा हमारी सरकार गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए समर्पित सरकार होगी। इसका मतलब है कि बाबा साहब और संविधान की भावना का आदर और सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस संविधान की आत्मा को कुचलती है, उसकी हत्या करती है, कानूनों का सरेआम उल्लंघन करती है, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान की पैरोकार है, रक्षक है। कांग्रेस संविधान की हत्या करने वाली है। भैया जी, जैसे अम्बेडकर साहब की मूर्ति का बहुत जिक्र हुआ, तो कहा यह जाता है कि नहीं, मूर्तियां तो बनवा दी जाती हैं केवल वोट की। कितना सही है? देखिए, जो प्रतीक हमारे महापुरुषों के हैं, इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जरूरी भी है इसके लिए। और बाकी हर व्यक्ति की अपनी मंशा है कार्य करने के पीछे। अगर वो वोट हासिल करने के लिए मूर्तियाँ बना रहा है तो उसकी मंशा के अनुसार वो काम करेगा। प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल हमारे सोए हुए समाज को उसको गौरवशाली इतिहास की याद दिलाने के लिए करा जा रहा है, तो समाज को जगाने के लिए काम करेगा। तो ये अपना नज़रिया है कि आप किस रूप में देखते हैं। बाकी अध्यक्ष जी को भी अब देर हो रही है, इसलिए बहुत लंबा समय हम आपसे क्षमा चाहते हुए इसके लिए कि समय नहीं दे पाएंगे। आगे कभी जब समय होगा तो फिर हम लोग बैठ के इस बारे में लंबा विचार विमर्श करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत